दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज ईरान किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेगा जी। और ईरान के अंदर पहले ही लोग थे इंक्लूडिंग द आयतुल्ला जो कहते थे कि अमेरिका को ट्रस्ट मत करें। मैं समझता हूँ कि ये दगाबाजी करेगा, धोखा देगा आपको, मगर क्योंकि आप प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान और वो जिम्मेदारी लेते हैं तो इसीलिए तो उन्होंने उधर खाता इजाजत दे दी उन्होंने। तो अब वहाँ तो डिबेट शुरू हो जाएगी ना, हमने क्या कहा था आपको, ये देखें क्या कर रहे हैं आप। हम तो बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, हम ओमान के साथ बात कर रहे हैं, हम कतर के साथ बात कर रहे हैं कि कोई बायलैटरली इस चीज़ को मसले को हल करें। और ये इन्होंने क्या किया, ये ले गए इन सबको बाहरेन बैठा के। अभी जैसे मैंने कहा MOU के ऊपर स्याही जो है वो अभी तक खुश नहीं हुई और वहाँ बैठ के उनसे ये स्टेटमेंट दिलवा दी है और सबके अंगूठे लगवा दिए उसके ऊपर। तो वहाँ तो ईरान के अंदर डिबेट शुरू हो जाएगी कि हार्ड लाइनर्स कहेंगे हमने आपको क्या कहा था, डोंट ट्रस्ट देम। ये भी नहीं कि इनको भी ना ट्रस्ट करें, ओमान को ट्रस्ट ना करें, कतर को ट्रस्ट ना करें। हालांकि ओमान और कतर ने पॉजिटिव रोल्स भी अदा किए, सऊदी अरेबिया ने पॉजिटिव रोल अदा किए और ये लोग जो हैं अब वहाँ उनके सामने खड़े नहीं हो सके और ये सारा उन्होंने बयान उनसे दिलवा दिए। तो आई थिंक कि ये बात आगे टेढ़ी होगी। किसी स्टेज पे भी मेरा ख्याल है ईरान ये कर सकता है कि फिर से वो एम्बार्गो लगा दे। अच्छा, बंद कर दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर बंद कर दे। अच्छा, और अभी तो धमकी है, अभी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी इजाज़त लेके जाएं। कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। अभी वो कह रहे हैं हमारी इजाज़त लेके जाएं, हमें इतला करके दें, हम आपको बताएंगे कहाँ से जाना है। तो मगर वो क्या कर रहे हैं कि जो लेन से ईरान ने डिमार्केट किया है कि ये सड़कें हैं, जी जी, ये रूट्स हैं, इनसे जाएं, वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे रूट से आ रहे हैं जो ओमान के करीब है, ताकि ये तो ईरान को तो ज़ाहिर तकलीफ होगी बिकॉज ये तो ईरान कंट्रोल कर रहा है सारे उसको, उन्हीं का तो ये हथियार है एक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लेबनान वाला इशू, इसके ऊपर मसले बनेंगे सीरियस किस्म के, क्योंकि अगर किसी सूरत में भी लेबनीज़ आर्मी मूव करती है हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ तो ईरान तो विल रिएक्ट वेरी बैडली और हिजबुल्लाह भी लड़ेगा और एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ फिर हुथीज़ भी आ जाएंगे। ये लोग फिर इसे एस्केलेशन कहते हैं। फिर वो रेड सी के अंदर भी, और जब ये होगा तो फिर अमेरिका क्या करेगा, फिर इजराइल क्या करेगा, फिर इनके ऊपर और प्रेशर होगा कि आप वापस लड़ें। तो इसी को वो एस्केलेशन लैडर कहते हैं। क्योंकि ये आई थिंक आयशा दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है उसको फिर एक्टिव करना पड़ेगा, फिर भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। और ये जो डबल गेम खेल रहे हैं, JD वैंस एक तरफ एक बात कर रहा है और मार्क रूबियो दूसरी तरफ दूसरी बात कर रहा है। मार्क रूबियो 100% इजराइल की साइड ले रहा है और JD वैंस जो है वो चाहता है कि ये सेटल हो, बचाया जाए और ये वर्ल्ड इकॉनमी को बचाया जाए, और वो जो भी जो MOU है उसको डिफेंड कर रहा है। और मार्क रूबियो MOU को नहीं डिफेंड कर रहा, उसको वायलेट कर रहा है। ये उसके पैरेलल GCC की एक स्टेटमेंट लेकर आए हैं सामने जो मुतजाद है। तो सिट साहब, ये अंदरूनी तौर पर पेंटागन और व्हाइट हाउस के दरमियान कोई खिंचातानी का आपको मुहर्रिक नहीं लगता? एक तरफ मार्को रूबियो चल रहे हैं और एक तरफ JD वैंस। मैंने ये कल के प्रोग्राम में भी आपने ये सवाल पूछा था और मैंने आपसे कहा था ये सोची समझी गेम है। ये ऐसे नहीं है कि कोई कॉन्फ्रंटेशन है आपस में, नहीं, ये सोची समझी गेम है। क्योंकि मार्क रूबियो एक कंस्टिट्यूंसी है अमेरिका में और इजराइल में, उसको खुश रखना चाहता है, और JD वैंस है वो एक दूसरी कंस्टिट्यूंसी अमेरिका में जो जंग को ख़त्म होना चाहती है। नौजवान तबका और जो बाकी लोग हैं वो चाहते हैं इसको ख़त्म किया जाए, ये फॉरएवर वॉर ना बनाई जाए। और उधर दूसरी जो कि जिसका एस्टैब्लिशमेंट के हिस्से हैं, डेमोक्रेट्स के हिस्से हैं, रिपब्लिकन्स हैं, APEC है, इजराइल है, इनके साथी दोस्त हैं जो चाहते हैं कि इस जंग को जारी रखा जाए और रजीम चेंज से कम हमने बात नहीं माननी। तो मैं समझता हूँ ये दो कंस्टिट्यूंसीज़ हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या प्ले कर रहे हैं, इसके प्ले भी कर रहे हैं, बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मगर इसका जो नेट इफेक्ट है वो ये बैलेंस नहीं होगा, एस्केलेशन होगी। लेकिन एस्केलेशन के लिए ये जो रिपब्लिकन डोमिनेंट सेनेट में एक करारदाद आई है, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर दोबारा अटैक करना चाहेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप तो उन्हें इजाज़त दरकार होगी कांग्रेस की। नहीं, मेरा ख्याल है वो नहीं चलेगा। वो तो एक रेजोल्यूशन ही है, अभी कोई कानून तो नहीं बनाना जी, वो सिंबॉलिक है। हाँ, सिंबॉलिक है, वो सिर्फ एक इशारा है। अभी तक तो फुल बैकिंग है जो डोनाल्ड ट्रंप को फ्रॉम कांग्रेस, क्योंकि उनकी मेजॉरिटीज़ हैं दोनों जगह, दोनों हाउसेस में। तो आई थिंक ये गेम चलेगी ऐसे ही आयशा टिल द मिड टर्म्स। अच्छा, अब यहाँ कोई नई कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू होगी, नई कंस्पिरेसी थ्योरीज या आप समझें सोशल रियलिज्म थ्योरीज। एक बहुत अहम कमेंटेटर हैं जो कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म के
के ऊपर लिखते हैं, रॉबर्ट पैप। रॉबर्ट पैप की लेटेस्ट इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये एस्केलेशन लैडर चलेगा। अच्छा। यहाँ पावर की गेम है, ये अब और कोई गेम नहीं है सिवाय पावर की। ये अमेरिका का पावर अगले 10 साल में ऐसे लगता है कि कम होगा और मल्टीपोलैरिटीज़ निकलेंगी। उनका ये कहना है कि मिडल ईस्ट के अंदर ईरान सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, पहले चाइना है, रशिया है, वो तो है ही, और फिर वो कह रहे हैं कि अब मिडल ईस्ट के अंदर ईरान विल बी द पैरामाउंट पावर। अच्छा। तो इसको रोकने के लिए अमेरिका जो है हर किस्म की हरकत करेगा, और इसकी वजह से एस्केलेशन भी होगी और कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। अच्छा। और उनका ये कहना है कि इजराइल अब वो पावर नहीं रहेगा। इजराइल अमेरिका के साथ मिलके एब्राहम अकॉर्ड्स का मकसद ये था कि इजराइल शुड बी द डोमिनेंट पावर, इसीलिए ईरान रहता था रास्ते में, उनको ख़त्म करना था। रॉबर्ट पेप का ये कहना है कि अब चाइना रशिया के अलावा 2 और नए पावर्स निकलेंगे। अच्छा। एक ईरान निकलेगा और एक टर्की निकलेगा। अब पाकिस्तान को छोड़ दिया नहीं, पाकिस्तान तो इकोनॉमी नहीं है ना, पावर बन नहीं सकता ना। जिनकी इकोनॉमीज हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वही पावर बनते हैं ना, और लड़ने वाले भी वही हैं। हम तो किसी लड़ाई में नहीं हिस्सा लेना चाहते। तो अब बात यह है कि अगर ये सिचुएशन है तो इसराइल तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है इसराइल के सारे ग्रेटर इसराइल प्लान्स, डोमिनेशन, वो सब फारग है। और इसराइल के बाय द वे अगर ईरान ये फैसला करे कि हमने सख्त अटैक करना है इसराइल के ऊपर, तो ईरान को तो सिर्फ 100 मिसाइल्स फेंकने हाइफा के ऊपर, उनकी जो पोर्ट है जहाँ से 60% इसराइल की सारी तजारत आती है जाती है, तो वो तो अगर पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसराइल तो आइसोलेट हो जाएगा। ऊपर से अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि हमारे टैक्स डॉलर्स आर सपोर्टिंग इसराइल। तो आयशा, आई फेयर दैट इस वक्त एक अगर डायलेक्टिकली इसको देखा जाए, क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ कम हो रही है, जैसे चीज़ें बढ़ती है और कुछ चीज़ें कम होती हैं इन रिलेशनशिप, तो उस सूरत में अंदर कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है कि इसराइल का पावर डिमिनिश हो रहा है और ईरान का पावर बढ़ रहा है, और ये जो अमेरिका की डिफीट हुई है इसके साथ ईरान का पावर बहुत बढ़ गया। यही सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान की भी है जी। इंडिया का पावर वाज अनचैलेंज्ड, इधर उधर चाइना का पावर वाज अनचैलेंज्ड। हमारा जो पिछले साल जो जंग हुई है उसके साथ हमें एक रिलेटिवली पावर का भी हमें भी इक्वेशन मिल गया है, हम भी उस इक्वेशन में आ गए, और अब हमने जो डिप्लोमेसी में जो काम किया है उसके साथ हम भी एक रीजनल पावर की हैसियत अपनाने लगे हैं। तो आई थिंक ये मल्टीपोलैरिटी आगे बढ़ेगी, जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी रीजन्स के अंदर, क्योंकि जो लोग पहले बड़े थे उनको चैलेंज किया जाएगा। जैसे हम अब इंडिया को चैलेंज करेंगे, ईरान इसराइल को चैलेंज कर रहा है, गल्फ स्टेट्स को चैलेंज कर रहा है, टर्की सीरिया और इराक में चैलेंज करेगा, आप देख लीजिएगा। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल हैपन गोइंग फॉरवर्ड। और चाइना जो है वो अब ताइवान लेके ही रहेगा। ठीक, ये तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक, यानी बहुत से जो मामला है वो रिजॉल्व होंगे और नए उठेंगे, और उसके दौरान कॉन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ब्लड शेड होगी, जंगें होंगी। नया ऑर्डर जब आता है मंजरनामा, तो वो पुराने ऑर्डर के साथ लड़ के आता है। पुराना ऑर्डर जो है उसको छोड़ता नहीं कि आप आ जाए हमें फारग कर दें, लड़ाई होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ये पहली मेजर कॉन्फ्लिक्ट है